Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the revision series part 12, and before starting that I would like to share something with you. Very few days are left for the exam, बहुत कम दिन बचे हैं. So obviously the burden of revisions and test series and leftover stuff जो भी बचा हुआ है, so there would be panic, टेंशन होगा, इनसिक्योरिटी होगी, बट प्लीज़ डोंट डू दैट एंड होल्ड फॉर अ मिनट. एक मिनट रुको, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड लुक एट ऑल दी एफर्ट्स यू हैव पुट इन. और अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखो. यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड. तो हैव सम बिलीव इन योर एफर्ट्स एज वेल एज इन गॉड. तो जो भी गॉड में आप बिलीव करते हो, अपने ऊपर और उनके ऊपर विश्वास रखो और रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे. सो यूपीएससी इज़ नॉट अ लाइफ, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एंजॉय करो. एंड विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. And yeah, before that I would like to tell you that on this link we have uploaded all-in-one current affairs for the Hindu and PIB and other sources also, which we have added from our side as one-liners in this PDF from October to May. तो इसमें हमने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किए हैं और वन लाइनर्स और हिंदू और पीआईबी के नोट्स हैं. और आप इस लिंक पे जाइए और हमने वहाँ पे एक सैम्पल प्रोवाइड किया हुआ है, उसको आप पढ़ के देखो. एंड ओनली इफ़ यू लाइक इट, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रिविजन material and you will definitely love it, then you can buy it. Okay, so let's come to the today's topic. It's on the most important environmental conventions and protocols. Obviously you all know that this is very important topic और UPSC कई बार पूछता है and it is a bit tough topic. तो बहुत short revision हमने provide किया हुआ है, please go through it. Okay, so the first one is the UNCED, the UN Conference on Environment and Development, and this is also known as the Rio Summit or the Earth Summit. Now this was held in 1992. याद रखना इसको, इसी को रियो समिट, इसी को अर्थ समिट कहते हैं. 1992 में हुई थी and it decided on the scrutiny on patterns of production, especially the toxins and the alternative sources of energy and public transport and water scarcity. तो environment को जो basic topics होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे discussion हुआ था. patterns of production, खासकर जो toxins होते हैं, जहरीले substances, और alternative sources of energy क्या हो सकते हैं उनके ऊपर discussion, public transport और water scarcity के ऊपर हुआ था. ठीक है. And please remember, 3 documents were signed over here. First one was the Rio Declaration to guide the first future sustainable development. ठीक है, रियो डिक्लेरेशन हुआ था फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. और फर्दर इन दिस PDF सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आई विल रेफर टू एज SD. आगे SD जहाँ पे भी आएगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. एंड द सेकेंड डॉक्यूमेंट वॉज ऑन द एजेंडा 21 विच डेल्ट विद द एक्शन प्लान ऑफ UN फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो एक्शन प्लान के ऊपर था एजेंडा 21. यहाँ पे 21 रिप्रेजेंट्स द 21st सेंचुरी. याद रखना, एजेंडा 21 में 21 क्या है, 21st सेंचुरी के लिए है. अब लोकल एजेंडा 21 भी था. यहाँ पे ये क्या था, लोकल अथॉरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए द प्लान ऑन एडवाइस ऑफ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो अगर नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल अथॉरिटीज़ को एडवाइस करते हैं तो वो इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अंडर लोकल एजेंडा 21. एंड द थर्ड डॉक्यूमेंट वाज ऑन द फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. ठीक है. एंड 3 legally binding agreements were also there. Remember, these were legally binding and they were CBD, UNCCD and UNFCCC. Okay, तो ये 3 लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स भी थे. यानी कि सारे कंट्रीज़ के लिए लीगल है, उन लोग को मतलब इनको फॉलो करना ही पड़ेगा. ठीक है, जो भी पार्टी रहेगा इस कन्वेंशन का. ठीक है. एंड दीज अग्रीमेंट्स विल कम फर्दर इन दिस PDF एंड देन आई विल डिस्कस विथ यू. ये आगे आएंगे तब अपन डिस्कस करेंगे इनको.
ठीक है। अब रियो समिट 1992 में हुई थी, आफ्टर 10 ईयर्स उसके ये जोहानिसबर्ग समिट हुई थी, और दी अर्थ समिट 2002 ऑल्सो नोन एज दी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 साल बाद हुई थी जोहानिसबर्ग। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेयर एग्जैक्टली इज दिस जोहानिसबर्ग, okay, and it was affirmed here about the full implementation of agenda 21 alongside achievement of mdgs। तो mdgs 2000 में ही डिस्कस हुए थे, तो उनके बारे में और एजेंडा 21 के फुल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इस समिट में डिस्कस किया गया था। और 10 साल बाद जोहानिसबर्ग हुई, उसके फिर 10 साल बाद फिर से रियो में हुई थी, रियो +20। सो इन 1992 एंड आफ्टर 20 years in 2012 there was Rio +20। this was also the UN conference on sustainable development, ठीक है, and it was held in June 2012 and world leaders, प्राइवेट सेक्टर एंड NGOs पार्टिसिपेटेड हियर। सब ने किया था, वर्ल्ड लीडर्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने भी किया था, NGOs ने भी किया था, ठीक है। और रियो +20 की 2 थीम्स थी। फर्स्ट वन वाज टू बिल्ड ग्रीन इकोनॉमी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। ग्रीन इकोनॉमी बिल्ड करना क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर है, तो इसलिए ग्रीन और लोगों को गरीबी से निकालना, ठीक है। एंड द सेकेंड थीम वाज टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए और ग्रीन इकोनॉमी के लिए था, ठीक है। Now the second convention, very important, is CBD, Convention on Biological Diversity, and as I told you earlier it was legally binding and इसके ऊपर दो protocols हैं, there are 2 protocols in this CBD। First one is the Cartagena Protocol on Biosafety, please remember this, Cartagena first one, और Biosafety के ऊपर था, ठीक है। This was effective from 2003। तो मैंने ईयर्स इसमें बताए हुए हैं। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल 2003 से इफ़ेक्टिव हुआ था। आप एग्जैक्ट ईयर मत याद रखना, बट यू कैन एटलीस्ट रिमेंबर द क्रोनोलॉजिकल, यू कैन हैव सम रफ आइडिया ऑन दिस, ठीक है। और कार्टाजीना जो है वो सिटी कोलंबिया में है। कोलंबिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, फाइन। नाउ दिस वाज ऑन बायो सेफ्टी, रिमेंबर कार्टाजीना ऑन बायो सेफ्टी। बायो सेफ्टी क्या है, इट इज़ द नीड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पॉसिबल एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके प्रोडक्ट्स के जो भी गलत इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उससे ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए जो होता है वो बायोसेफ्टी कहते हैं उसको, और उसी के ऊपर ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल था। जो ये प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात की हुई है, दीज प्रोडक्ट्स आर दी LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। Now the objective of Cartagena Protocol, it was the safe transfer, handling and use of LMOs and specific focus on transboundary movements for imports and exports। तो जो भी across the country एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो import और export होते हैं, और उसमें जो LMOs का जो ट्रांसफ़र होता है उसकी सेफ हैंडलिंग के ऊपर था, ठीक है। एंड शिपमेंट्स मस्ट हैव द डॉक्यूमेंटेशन दैट आइडेंटिफाई LMOs एंड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर सेफ हैंडलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रोसीजर्स की बात की हुई थी, एक था AIA और दूसरा था LMOs FFP। AIA वॉज द एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट, यानी कि क्या, एडवांस्ड पहले से ही इंफॉर्मेशन देना। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है इट मस्ट नोटिफाई इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर को जो भेज रही है उसको दूसरी कंट्री को जहाँ जा रहे हैं LMOs, उनको पहले से ही बताना पड़ेगा। एंड द इम्पोर्टर मस्ट एक्नॉलेज एंड डिसाइड वेदर और नॉट टू इम्पोर्ट LMO एंड टेल इट टू BCH, दैट इज़ द बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। तो जो इम्पोर्टर है उसको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उसको अपना जो डिसीजन है कि अब उसको इम्पोर्ट करना है या नहीं करना है, ये उसको कन्वे करना पड़ेगा BCH, यानी कि जो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस है उसको, ठीक है। And the second set of procedure is the FFP, feed or processing. Here the parties placing the LMOs in market must make their decision publicly available through BCH, ठीक है। तो इसमें जो भी पार्टी मार्केट में LMOs को लेकर आ रही है उसको अपने डिसीजन को पब्लिकली देना पड़ेगा BCH के थ्रू, ठीक है।
नाउ द सेकेंड प्रोटोकॉल टू द CBD, दो प्रोटोकॉल की बात करी है CBD के लिए, एक था आपका कार्टाजीना और दूसरा है नागोया, ठीक है। तो सेकेंड वन इज द नागोया प्रोटोकॉल, इट इज़ ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए एक्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो अब जो इन जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट्स होंगे उनका इक्विटेबल शेयरिंग करना, ठीक है। Now Nagoya is in Japan and this was effective from 2014, ठीक है। So remember this कि CBD came by Rio Summit in 1992, फिर आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल was in 2003 and after that Nagoya protocol came in 2014, ठीक है। एंड दिस प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क, ये ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क देता है वही एक्सेस और इक्विटेबल शेयरिंग के लिए। नाउ COP10 टू CBD, याद रखना COP10 CBD के लिए, इट वॉज हेल्ड इन आईची इन जापान। सो ये COP10 आईची जापान में हुआ था और हाँ नागोया इज ऑल्सो इन आईची इन जापान, फाइन। तो यहाँ पे दे फाइनलाइज्ड अपॉन दी आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स फॉर 2011 टू 2020। याद रखना COP10 हुआ था आईची जापान में, जहाँ आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स की बात हुई थी 2011 से लेके 2020 तक के लिए। एंड यहाँ पे 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स डिसाइड किए गए थे, ठीक है। सो द स्ट्रैटेजिक गोल A वॉज टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड मेक पीपल अवेयर। तो ये स्ट्रैटेजिक गोल्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिए हुए हैं बट आपको इतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको सारे स्ट्रैटेजिक गोल्स बताए हुए हैं, तो आप बस उसका ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो है गोल एक जो है वो है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसके कॉजेज़ को एड्रेस करना और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजिक गोल B वॉज टू रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो पहले तो हमने लॉसेस समझे कि क्यों हो रहे हैं और B में क्या बोला कि उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको घटाना, उसको रिड्यूस करना, ठीक है। जैसे कि हाफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस हो रहा था, तो जिस रेट पे हो रहा था, जिस गति पे हो रहा था उसको आधा करना, ठीक है। अवॉइड ओवर फिशिंग, डिक्रीज पोल्यूशन फ्रॉम एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो पोल्यूशन होता है, तो उस चीज़ को भी कम करना। कंट्रोल इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ and the strategic goal C was to improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems। तो पहले लॉस को समझा, फिर डायरेक्ट प्रेशर हटाया, अब प्रेशर हट गया है तो उसके स्टेटस को इम्प्रूव करना बाय सेफगार्डिंग द इकोसिस्टम्स। एंड स्ट्रेटेजिक गोल D वॉज टू एनहांस बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, सबके लिए बेनिफिट्स को एनहांस करना। स्ट्रेटेजिक गोल E वॉज द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड साइंस टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो फिफ्थ वन में पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की बात करी थी, ट्रेडिशनल नॉलेज के थ्रू साइंस टेक्नोलॉजीज जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है उनको यूज़ करना, ठीक है। तो ये 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स आईची में डिसाइड हुए थे COP10 में, ये याद रखना। इसके बाद COP11, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज हेल्ड इन इंडिया इन हैदराबाद, फाइन। तो ये COP11 और ख़ास कुछ नहीं है, बस इंडिया में हुआ था, हैदराबाद में 2012 में हुआ था, तो ये याद रखना। और जो लास्ट COP हुआ था दैट वाज COP13 इन कैनकन इन मैक्सिको in the year 2016, ठीक है। Now let's come to the third convention, the Ramsar Convention on Wetlands। तो ये बहुत ज़्यादा important है and please tell me in the comment section what exactly are wetlands. This is also known as the Waterfall Convention. This was adopted in 1971 and it was effective from 1975. रामसर जो है मैं आपको साइड्स बता रही हूँ, प्लीज़ आप याद रखना, आपको लोकेशन का थोड़ा ध्यान रहेगा। रामसर इज़ इन ईरान, ठीक है। नाउ दिस इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, एंड इट इज़ द ओनली ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी टू डील विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। याद रखना ये अकेली
यूएनईसी ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम यानी कि वेटलैंड से डील करती है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट अफिलिएटेड विथ यूएन सिस्टम ऑफ एमईएस। एंड वर्ल्ड वेटलैंड, ऑब्वियसली यू वुड बी नोइंग, वर्ल्ड वेटलैंड कब मनाया जाता है? 2 फेब को। Okay, now there is a Ramsar list. This is the list of wetlands of international importance, ठीक है। तो पूरे वेटलैंड्स की है ना इसमें ये लिस्ट है, रामसर लिस्ट जिसको बोलते हैं। एंड ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैज़ टू डेजिग्नेट एटलीस्ट 1 साइट, ठीक है। तो जो भी रामसर का पार्टी रहेगा, जो भी कंट्री इसको रेटिफाई करेगी, उसको कम से कम एक अपनी कंट्री से वेटलैंड जो है उसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया के पास में ऐसी 26 साइट्स हैं और इंडिया बिकेम अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू रामसर इन 1981। ये 71 में अडॉप्ट हुई थी, इंडिया पार्टी बना था कब? 1981 में। और 26 साइट्स हैं इंडिया की, प्लीज़ याद रखना। नाउ लेट्स सी दिस साइट्स वंस, जो रामसर साइट्स इंडिया में हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ जम्मू कश्मीर। स्टेट वाइज इफ़ यू कैन रिमेंबर इट वुड बी वेरी इजी। तो स्टेट वाइज ही हम लोग अब इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देखते हैं, देर आर 4 साइट्स, द वुलर लेक, होकरसर वेटलैंड, सुरिनसर मनसर एंड सोमोरीरी, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके? वुलर लेक है, होकरसर है, सुरिनसर है और सोमोरीरी है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में आपके 3 हैं, पोंगडेम लेक, चंदरताल वेटलैंड एंड रेणुका वेटलैंड, ठीक है। इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड फिर आपके पंजाब में आओ तो फिर से 3 हैं, कंजली, हरीके एंड रोपर, ठीक है। नाउ इन यूपी देर इज़ ओनली 1, अपर गंगा, ठीक है। एंड नाउ कम टू राजस्थान। राजस्थान में 2 हैं, सांबर लेक है और क्योलादेव नेशनल पार्क है, ठीक है। एंड गुजरात में एक ही है, दैट इज़ नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। इन एमपी इट इज़ भोज वेटलैंड। एंड कम टू नॉर्थ ईस्ट। नाउ इन आसाम इट्स दीपोर बिल। रिमेंबर दीपोर बिल कहाँ पे? आसाम में। इनके स्टेट्स भी प्लीज़ याद रखना, ठीक है। फिर लोकटक लेक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, लोकटक लेक आपका मणिपुर में है। देन रुद्र सागर इन त्रिपुरा, फाइन। और थोड़ा इधर ईस्ट में और भी देख लेते हैं। आपके वेस्ट बंगाल में है ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स। फिर उड़ीसा में आपके 2 हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स और चिलिका लेक, ठीक है। फिर आपके आंध्र प्रदेश में कुलेरू लेक है। तमिलनाडु इट्स पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। देन इन केरला देर आर 3 wetlands, Vembanad coal wetland, Sashtam Kota and Ashtamudi. Okay, so please remember and revise it again and again और इन wetlands को अच्छे से याद करना, ठीक है। Now related to Ramsar only there was Montrex record which was adopted in Brisbane in 1996, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी आपका रामसर से रिलेटेड है, इसको अडॉप्ट ब्रिस्बेन में किया गया था। मॉन्ट्रेक्स कहाँ पर है आपका? स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? इट इज़ द रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंसान की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ वेटलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो मतलब या तो वहाँ पे चेंज हो चुका है या हो रहा है या लगता है कि होगा ऐसा, ठीक है। तो उनका एक रजिस्टर बनाया गया है जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है। अब इंडिया से आपके केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक है, ठीक है। फ्रॉम इंडिया देर आर 2, केवलादेव नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक फ्रॉम India, fine. And Chilka was also there on the list but it was removed in 2002 and it received Ramsar Wetland Conservation Award. तो लिस्ट से गया तो मतलब ये अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से कंजर्वेशन किया गया था। एंड चिल्का को रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो याद रखना अभी आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सा है, एक तो क्योलादेव है राजस्थान का और एक लोकटक लेक है मणिपुर का, ठीक है। और चिल्का को रिमूव कर दिया गया है। सी अब रामसर के हैं ना 5 IOPs हैं यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स एंड दीज आर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, WWF इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, IWMI, ठीक है। तो इनके बारे में आप एक बार पढ़ सकते हो। वेटलैंड इंटरनेशनल वॉज ऑलरेडी आस्क्ड इन UPSC, तो इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो।
Okay, now next convention is also very important. It's CITES. It is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. ठीक है, तो ट्रेड के ऊपर है, याद रखना, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वाइल्ड फ्लोरा और फोना के, उनके ऊपर है. एंड दिस वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1975. इट इज़ द ओनली ट्रीटी टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डजंट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन वाइल्ड. ठीक है, तो ट्रेड अगर हो भी रहा है तो उनकी पॉपुलेशन और उनके सर्वाइवल पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, साइट्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? UNEP. साइट्स इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू UNEP एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज़ इन जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, याद रखना, इसका सेक्रेटेरिएट जिनेवा में है. और इट हैज़ 3 अपेंडिसेस फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेगुलेशंस. ठीक है ना, तो अलग अलग रेगुलेशन के लिए साइट्स में अपेंडिक्स बनाए गए हैं. इनको क्लासीफाई किया गया है स्पीशीज़ को. तो 3 है. अपेंडिक्स 1 जो है, इट कंटेन्स द स्पीशीज़ थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन. तो इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है जिनको एकदम एक्सटिंक्ट होने का डर है, जैसे कि गोरिल्ला, सी टर्टल्स, जायंट पैंडास, लेडी स्लिपर ऑर्चिड्स. ठीक है ना, तो सी टर्टल्स आपके वही हैं. ऑलिव रिडले टर्टल, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं. ठीक है, और अपेंडिक्स 2 हैज़ द स्पीशीज़ नीडिंग ट्रेड कंट्रोल्स टू अवॉइड थ्रेट टू एक्सटिंक्शन. तो ये अभी हुए नहीं हैं एक्सटिंक्ट, या अभी ये थ्रेटेंड भी नहीं है, लेकिन इनको कंट्रोल करने की अभी से ज़रूरत है. ठीक है, अपेंडिक्स 3 हैज़ द स्पीशीज़ फॉर विच वन कंट्री आस्क्ड अदर्स टू कंट्रोल ट्रेड. ठीक है, तो एक कंट्री ने दूसरे कंट्री से डिमांड की हो कि नहीं, इनके ऊपर ट्रेड को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो अपेंडिक्स 3 में है, जैसे कि मैप टर्टल, वॉलरसेस और केप स्टैग बीटल्स. ठीक है, और साइट्स के जो COP होते हैं, अभी आपको ऊपर मैंने किसके बताए थे? CBD के बताए थे, याद रखना. ये COP जो साइट्स के होते हैं, ये हर 3 साल में होते हैं. दे आर हेल्ड एवरी 3 years एंड रिसेंटली इट वाज इन 2016. दैट वाज द COP 17 एट जोहानिसबर्ग. ठीक है, तो लास्ट COP कहाँ पे हुआ था? जोहानिसबर्ग में हुआ था 2016 में, और वो COP 17 था. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द ट्रैफिक. इट इज़ द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है. ये भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए, लेकिन ये मॉनिटरिंग नेटवर्क है, और ये 1976 में आया था, और ये जॉइंट प्रोग्राम है WWF और IUCN का. इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN. ओके, तो इसके लिए ट्रैफिक इंटरनेशनल वाज एस्टैब्लिश्ड विच इज़ बेस्ड इन कैम्ब्रिज UK. ट्रैफिक इसके लिए ही एक सेक्रेटेरिएट टाइप का बनाया था, ट्रैफिक इंटरनेशनल, जो कहाँ पर है? आपके कैम्ब्रिज UK में है. ट्रैफिक, रिमेंबर, इट इज़ एन NGO विच वर्क्स इन क्लोज कोलेबोरेशन विथ गवर्नमेंट्स एंड साइट सेक्रेटेरिएट. तो साइट्स भी ऑब्वियसली ट्रेड से ही डील कर रहा है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के. तो ये ट्रैफिक जो है, ये सारी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट और साइट्स के साथ ही काम करती है, और ये एक NGO है. ठीक है, याद रखना. Now next convention is on the conservation of migratory species of wild animals. ठीक है, now this is also known as the Bonn Convention. ठीक है, तो ये जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, ठीक है, उनके ऊपर है. इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं. याद रखना, ये केवल बर्ड्स के लिए नहीं है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए है. वेयर इज़ बॉर्न? बॉर्न इज़ इन जर्मनी. ठीक है, एंड दिस कन्वेंशन वॉज इन 1983. ठीक है, ये करती क्या है? दिस कंजर्व्स टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज़ थ्रू आउट देयर रेंज. तो जो भी उनका पूरा रास्ता होता है ना, जितनी भी उनकी रेंज होती है ना, तो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे एवियन हो, जो मतलब बर्ड्स वगैरह रहते हैं, उन सब के लिए, उन सब के कंजर्वेशन के लिए ये कन्वेंशन है. ठीक है, दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर UNEP. साइट्स भी आपकी याद रखना UNEP के अंडर थी, और ये भी आपका CMS भी जो है आपका UNEP के अंदर है. एंड दिस इज़ द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़. तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए, उनके हैबिटेट और उनके रूट्स के लिए अकेला ग्लोबल कन्वेंशन है. ठीक है, अब इसमें भी 2 अपेंडिक्स हैं. अपेंडिक्स 1 डील्स विद द स्पीशीज़ थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, वही है, तो जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनके स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के लिए. और अपेंडिक्स 2 इज़ फॉर द स्पीशीज़ दैट वुड बेनिफिट और दे नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन इज़ द UNFF, दैट इज़ द फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, एंड ये 2000 का है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इकोसॉक। इकोसॉक क्या है? इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ऑफ UN है। फोरम ऑन फॉरेस्ट्स बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN, प्लीज़ रिमेंबर। एंड इट इज़ फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। एंड इट अडॉप्टेड NLBI। NLBI क्या है? नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स इन 2007, ठीक है। तो याद रखना ये फोरम ऑन फॉरेस्ट्स है और इसने नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट सारे फॉरेस्ट्स के लिए अडॉप्ट किया था 2007 में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द ग्लोबल टाइगर फोरम। ये 1994 में बना था, और दिस इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी टू सेव 5 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर्स ओवर 14 टाइगर रेंज कंट्रीज़, ठीक है। तो 5 सब स्पीशीज़ टाइगर के जो बच्चे हैं, 14 टाइगर, केवल 14 रेंज कंट्रीज़ हैं, तो उनको बचाने के लिए, ओके। एंड यू कैन गूगल दीज 5 सब स्पीशीज़, तो आप मतलब गूगल करके देख लेना कि कौन कौन से स्पीशीज़ हैं। एंड द सेक्रेटेरिएट फॉर द GTF इज़ इन न्यू दिल्ली, एंड देर इज़ अ GTI ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इसने लिया था, इस फोरम ने। और इट वाज एन अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसी, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर टू सेव वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसमें सब गवर्नमेंट थे, एजेंसी, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है। नाउ वील सी द कन्वेंशंस फॉर दी हजार्डस मटेरियल्स। हजार्डस मटेरियल्स के लिए देखते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ दी स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, ठीक है। तो POP क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। दिस वाज अडॉप्टेड इन 2001 एंड इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 2004। एज इट इज़, नाम याद रखना, स्टॉकहोम फॉर POP, as it is this term will come persistent organic pollutants, okay। now Stockholm is in Sweden, ठीक है। now what are POPs? POPs are the organic chemical substances, organic है, chemical substances हैं, ऑर्गेनिक है यानी कि कार्बन बेस्ड है, ठीक है। एंड दे पोजेस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रहता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। उससे क्या होता है? दे रिमेन इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग ईयर्स and become widely distributed, and they accumulate in fatty tissues of living organisms, and they're found at higher concentrations at higher levels of food chains, and they're toxic to human and wildlife, ठीक है। तो याद रखना कि इनका ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहता है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कि एनवायरनमेंट में ही बहुत सालों तक रहते हैं। देखो पोल्यूटेंट क्यों है? वो बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, बहुत फैल जाता है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फैटी टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और फूड चेन में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओ, हायर लेवल पे जाओ, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसको अपन बायो मैग्निफिकेशन, वी कॉल दिस फिनोमेना एज बायो मैग्निफिकेशन, एंड दीज आर टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नाउ POPs कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट थ्रू बायो अक्यूमुलेशन। ये बायो मैग्निफिकेशन था और ये बायो अक्यूमुलेशन से भी आ सकते हैं। नाउ POPs recognized आर प्लेस्ड इन 3 कैटेगरीज, ठीक है। अब इनको 3 कैटेगरीज में स्टॉकहोम कन्वेंशन में रखा गया था। दीज वर द पेस्टिसाइड्स जैसे कि DDT, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे PCBs, और बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। 3 कैटेगरीज POPs की याद रखना, पेस्टिसाइड्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, और बायो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा एंडोसल्फान, दिस इज ऑल्सो POP एंड दिस वाज एडेड इन 2011, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बेसल कन्वेंशन। अब बेसल कन्वेंशन का एक लिए था ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ये हजार्डस वेस्ट जो होते हैं उनके ट्रांस बाउंड्री, यानी कि वही कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का जो मूवमेंट होता है, उनके कंट्रोल और उनको गलत तरीके से जो डिस्पोज कर दिया जाता है उसके ऊपर था, ठीक है। इसको अडॉप्ट 1989 में किया गया था, और बेसल जो है वो आपका स्विट्ज़रलैंड में है। एंड why this convention was held? This was in response to the discovery of deposits of toxic waste in part of developing world imported from abroad। तो क्या हुआ था कि
जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, खासकर अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी, वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट, जो जहरीले वेस्ट होते हैं, उनके डिपॉजिट्स मिले थे, ठीक है, जो दूसरे डेवलप्ड वर्ल्ड से आए थे। तो इस वजह से इस कन्वेंशन को लेकर आए थे, ठीक है। अब ये जो है ये कवर करता है हजार्डस वेस्ट को और अदर वेस्ट को। दिस कन्वेंशन कवर्स हजार्डस वेस्ट दैट आर प्लेस्ड इन Annex 1 and the other waste which are placed in Annex 2। अदर वेस्ट आपके कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड वेस्ट हैं और इंसिनरेटर वेस्ट हैं, ठीक है। बेसिल कन्वेंशन का एम क्या था? इट वॉज टू डिक्रीज दैट जनरेशन, रिस्ट्रिक्ट दैट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो भी हजार्डस वेस्ट है, इनका जनरेशन भी कम हो और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट भी जो है वो कम हो, ठीक है। एंड कौन कौन से वेस्ट थे जो बेसिल ने रेगुलेट किए? दीज वर द बायोमेडिकल एंड हेल्थ केयर वेस्ट, यूज्ड ऑयल्स, पीओपीज, यूज्ड लेड एसिड बैटरीज, पीसीबीज एंड केमिकल वेस्ट। इनको प्लीज़ याद रखना कौन कौन से थे। मैं फिर से कह रही हूँ, बायोमेडिकल एंड हेल्थ केयर, यूज्ड ऑयल्स, ठीक है, और पीओपीज अभी ऊपर स्टॉकहोम में भी जो अभी डिस्कस किए थे, फिर यूज्ड लेड एसिड बैटरीज, पीसीबीज और केमिकल वेस्ट, ठीक है। इसके बाद में है आपका रॉटरडैम कन्वेंशन। दिस वाज ऑन पीआईसी। व्हाट इज पीआईसी? पीआईसी इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी वही कि पहले से बताने का, ठीक है। एंड दिस वाज अडॉप्टेड इन 1998 एंड इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 2004। रॉटरडैम कहाँ पर है? ये नीदरलैंड्स में, सॉरी। और दिस वाज लीगली बाइंडिंग ऑन पीआईसी प्रोसीजर क्रिएटेड बाय यूएनईपी एंड फाओ बट लेटर सीज्ड इन 2006। तो जो ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाला जो प्रोसीजर है हजार्डस वेस्ट के ऊपर, ये किसने क्रिएट किया था? ये यूएनईपी और फाओ ने बनाया था। और रॉटरडैम कन्वेंशन किस लिए हुआ था? कि ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर तो है, इसको लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए, ठीक है। And now this covers pesticides and industrial chemicals that have been banned or severely restricted for health or environmental reasons by parties and notified by the parties for inclusion in PIC procedure, ठीक है। तो जो रॉटरडैम के जो भी कंट्रीज़ जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने मतलब इस चीज़ के बारे में नोटिफाई किया होगा कि कुछ ऐसे पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, उनको बैन करने के लिए और उनको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, हेल्थ और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, ठीक है, और उनको पीआईसी प्रोसीजर में लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, ठीक है। नाउ देयर वाज वन क्राइसोटाइल एस्बेस्टोस कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू रॉटरडैम। ये आप इस केमिकल को याद रख सकते हो, क्राइसोटाइल एस्बेस्टोस। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, कनाडा एक्चुअली इसको यूज़ कर रहा था, तो इसकी वजह से इसने अपोज किया था इसको लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो कनाडा अपोज्ड इट बट इट लेटर अग्रीड, तो इट वाज अ स्मॉल कंट्रोवर्सी, ओके। नाउ यूएनसीसीडी, ये अभी ऊपर बताया था दैट इट वाज लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट ऑफ रियो समिट ऑफ 1992। यूएनसीसीडी क्या है? यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। सो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अकेला ऐसा है जो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लिंक करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से, ठीक है। इसमें बॉटम अप अप्रोच थी एंड इट एनकरेजेस लोकल पीपल, ठीक है। तो जो लोकली लोग होते हैं ना, उनको ही मतलब लैंड को कैसे मैनेज किया जाए इसके ऊपर है, और डेजर्टिफिकेशन से कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं लोकल लेवल पे, उसके ऊपर है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ रियो कन्वेंशन टू फोकस ऑन डीएलडीडी। डीएलडीडी क्या है? इट इज़ डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट, ठीक है। And this proposed SLM, Sustainable Land Management, as a solution to global challenges. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम विच लैंड कांट रिकवर अनएडेड। इसका मतलब क्या? कि लैंड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आप जब तक बाहर से कोई एफर्ट्स नहीं लगाओ, वह अपने आप रिकवर नहीं होगा। तो ये लॉन्ग टर्म लॉस हो जाता है इकोसिस्टम को, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी ख़त्म हो जाती है।
Now the last important convention is the Vienna Convention. Very important. लास्ट ईयर अभी किगाली जो अग्रीमेंट हुआ था वो भी इसी से ही रिलेटेड है. इसके प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसी से ही रिलेटेड है. तो वियना कन्वेंशन वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एंड इट वॉज अडॉप्टेड इन 1985 एंड ये इफेक्टिव हुआ था 1988 से. वियना कहाँ पे है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है, ऑस्ट्रिया. And this is not legally binding. Remember, Vienna Convention is not legally binding. ठीक है. And this is for reducing the use of CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को कम करने के लिए है. इसी से ही लिंक्ड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल which is on the substances that deplete the ozone layer, and this was effective from 1989. Now this is legally binding. प्लीज़ 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 इसको याद रखना. वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से ही है, लेकिन वियना इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग. और ये जो प्रोटोकॉल हुआ था इस कन्वेंशन पे वो लीगली बाइंडिंग है. और ये ODS पे था. व्हाट इज़ ODS? ODS आर दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड ACs, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोम्स एंड एरोसोल फ्यूमिगेशन. ठीक है, इन सब में यूज़ होता है. ODS के एग्जाम्पल क्या हैं? CFC 11, 12, HCFC 22, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कई सारे हैं. ठीक है. नाउ वियना एंड मॉन्ट्रियल आर द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रीटीज़ इन UN हिस्ट्री. तो अभी आज तक की उसकी हिस्ट्री में वियना और मॉन्ट्रियल जो है सबसे ज़्यादा रेटिफाइड है. इंडिया ने इनको कब रेटिफाई किया था? वियना को 1991 में और मॉन्ट्रियल को 1992 में रेटिफाई किया था इंडिया ने. ओके. नाउ लास्ट अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल वॉज इन किगाली इन 2016. लास्ट अमेंडमेंट पिछले साल ही किगाली में हुआ था एंड इट वाज टू कम्प्लीटली एलिमिनेट HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए बाय 2050. ठीक है. तो इससे क्या होगा? इट कुड प्रिवेंट अबाउट 0.5 डिग्री राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी. ठीक है. तो 2100 आने तक ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि देयर वुड बी राइज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस. तो 2 डिग्री सेल्सियस ना बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर आप HFCs भी अगर हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं ना 2050 तक, तो 0.5 डिग्री के राइज को हम कम कर सकते हैं. ठीक है. एंड लेट्स सी द इंडियन एफर्ट्स फॉर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इंडिया ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं? तो MOEF जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इट एस्टैब्लिश्ड ओजोन सेल टू फेज आउट ODS. ठीक है. ओजोन सेल हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, तो जो भी इसके डिसीजंस लिए जाते हैं वो यही लेता है. एंड इट ग्रांटेड फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन गुड्स डिज़ाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन ODS टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो जो गुड्स खासकर नॉन ODS जिससे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं निकले, ऐसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो उनको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट किया गया है आपके कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज से. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स. और दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस. आई डोंट थिंक यू हैव टू रिफर मोर फॉर दिस and you can go through it again and again. और लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ गिव योर फीडबैक and do like and share if you like this, and that's all. Okay.